हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज़ समितेश एंड जैसा कि आप जानते हैं हम एक लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कशन कर रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। उस सीरीज़ में ये पांचवा लेक्चर होगा, जिसके पहले पार्ट को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड एग्री मार्केटिंग के बारे में, और व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन एग्रीकल्चर मार्केट इन इंडिया। और हमने एक ब्रीफ इंट्रो लिया था कि किस टाइप के रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाना चाहती है एग्री मार्केटिंग में। सो in this lecture we are going to discuss about those reforms which government want to bring in our agriculture marketing system. What are those reforms? So first one is digitization of agriculture market. That means e-NAM, इलेक्ट्रॉनिक नैम, डिजिटाइजेशन करना उस प्रोसेस का। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, MSP, फ्रीडम टू सेल एंड परचेज एंड इसेंशियल कमोडिटी। नाउ इसेंशियल कमोडिटी, फ्रीडम टू सेल एंड परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने अभी फार्म एक्ट लाए थे, जिसके लिए आपको पता होगा दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। इन फार्म एक्ट में गवर्नमेंट ने 3 एक्ट को पास किया है। पहला एक्ट जो है वो APMC मार्केट के रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिफॉर्म के बारे में है, और तीसरा एक्ट जो है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिफॉर्म करता है। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद द डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट नाउ। इसमें सबसे पहले आता है ई-नैम। सॉरी, ई-नैम मतलब होता क्या है? ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, आप सभी जानते हो, और नैम मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नाउ अभी तक क्या होता था, यूजुअली एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये स्कीम आई थी 2016-17 में। अभी तक जो है वो होता था क्या कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है इंडिया में वो हाईली रेगुलेटेड है। आई मीन गवर्नमेंट और स्टेट मशीनरीज इसको रेगुलेट करती हैं, और जिसके कारण फार्मर्स को बहुत दिक्कतें आती थी, अबाउट विच वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, जैसे कि वे अपने ट्रेड को कहीं और नहीं, वे अपने प्रोड्यूसर्स को कहीं और नहीं सेल कर पाते थे। उसके अलावा उन्हें एक ही मंडी में, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक स्पेसिफिक मंडी में ही बेचना अलाउड था अपने होलसेल प्रोडक्ट्स को। ये सब रिस्ट्रिक्शंस थी। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक मार्केट बनाते हैं जो नेशनल लेवल का हो। दैट मीन्स the whole APMC markets, the whole mandis are related, or you can say came together on a single platform, which can be electronically, or you can say which can be accessible by any farmer throughout the country, and they can connect with any trader throughout the country and sell their produce. Government ने एक concept लाया national agriculture market का। Now यहाँ ये national word ध्यान देने वाला है, because national means pan India market। ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट और या किसी सिटी से में कन्फाइंड नहीं होगा, बट ये थ्रू आउट इंडिया कन्फाइंड होगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड, बिकॉज इट्स अ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नाउ अगर आप इसके इम्प्लीकेशंस पे जाते हो, आप अगर इसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हो, देन यू विल फाइंड दैट हियर द मेन पर्पज ऑफ दिस ई-नैम इज टू और ट्राई टू कन्वर्ज द प्राइसेस थ्रू आउट द कंट्री। बिकॉज लेट अस सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये दिल्ली है और ये मध्य प्रदेश है। लेट सपोज नाउ कोई एक ट्रेडर यहाँ पे है जो किसी एक APMC मार्केट के थ्रू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहा है, और उसे एक ट्रेडर मिला मध्य प्रदेश में। लेट अस सपोज उसे अगर इस ट्रेडर से कनेक्ट होना है, देन उसे अपने सामान को यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। then what happens is he has to pay a huge sum amount of transportation and operational charges, and उसके बाद भी रिस्क मैनेजमेंट जो होगा, दैट मीन्स अगर खराब होता है, एक्सीडेंट होता है रास्ते में गाड़ी का, या फिर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क विच कैन कम। उसको उसके जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो किसके ऊपर होगा? वो फार्मर के ऊपर होगा या ट्रेडर के ऊपर होगा। इन सब चीज़ों के चलते जो प्राइस होती है कमोडिटी की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। बट अगर यही होता है कि लेट अस सपोज दिस इज दिल्ली
एंड दिस इज नोएडा, दिस इज गाजियाबाद। सो अगर कोई यहाँ पे कोई फार्मर है जो एपीएमसी मार्केट में जाकर अपने प्रोड्यूस को सेल करने की कोशिश करता है, एंड देन ही एक्सेस थ्रू द इनएम पोर्टल दैट देयर इज समवन इन दिल्ली, अ ट्रेडर who want to purchase that product of this farmer, but he is giving more money than this APMC market. So यहाँ पे अगर देखो तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज नॉट दैट मच, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसमें इतना नहीं लगेगा क्योंकि 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उतना तो कवर किया जा सकता है। देन यहाँ से धीरे धीरे इनएम इजीली एक्सेस होने लगेगा, एंड अगर यहाँ पे फार्मर्स को और ट्रेडर्स को बेनिफिट दिखेगा, देन ये जो दायरा है, द सर्किल विल गेट एक्सपेंडेड, ये और बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे ही जब अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे सर्किल्स बनेंगे तो ऐसा भी टाइम आएगा, दैट मीन्स इट कुड बी पॉसिबल दैट ऐसा टाइम आए जिसमें ये जो प्राइसेस हो डिफरेंट कमोडिटीज की कैन कन्वर्ज और लमसम बराबर हो जाए थ्रू आउट इंडिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ENAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? So it would facilitate both intra and inter-state agriculture trade. That means स्टेट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर डिफरेंट ट्रेडर्स से आप जुड़ सकते हो, और दो स्टेट से, लेट अस सपोज कि ये लेट अस सपोज कि यहाँ ये राजस्थान का कोई बंदा है और यहाँ यूपी में कोई है जिससे अगर यहाँ पे कोई फार्मर है जो यहाँ ट्रेड करना चाहता है तो इसे यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता है और इंटर स्टेट भी ट्रेड कर सकता है। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन बेटर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एक एपीएमसी मार्केट में वो रिस्ट्रिक्टेड है बेचने को, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेट सम लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, और अगर वही उसके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है बिकॉज उसके पास ट्रेडर्स का ऑप्शन बढ़ जाता है, देन उसे हाई अमाउंट में, और यू कैन से ही विल बी एबल टू डिस्कवर सम बेटर प्राइस आउट ऑफ दैट ट्रेड। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज इट विल मिनिमाइज द इंस्टेंस ऑफ प्राइस स्प्रेड ऑल्सो। सो मैंने आपको प्राइस स्प्रेड के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। दैट मीन्स प्राइस स्प्रेड मीन्स लेट अस सपोज कि कोई एक फार्मर है, वो अपने प्रोड्यूस को सेल करता है 20 रुपीज़ में। सपोज वो पोटैटो बेच रहा है कहीं और उसे 20 रुपीज़ में वो सेल करता है, बट और वहाँ पे ट्रेडर्स ने उसे खरीदा और उसने क्या किया कि वो किसी एक कंज्यूमर को 80 रुपीज़ में सेम पोटैटो सेल करता है। सो उससे क्या होता है, जो फार्मर है उसको उस प्रोड्यूस का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सो दिस इज दिस गैप बिटवीन the income of farmer and the selling price of trader, or you can say buying price of consumer, is called price spread. So इसके चलते प्राइस स्प्रेड की फिनोमिना जो होती है वो भी कम होती है, बिकॉज जैसा कि अगर आप मानो कि कोई एक फार्मर है, वहाँ बीच में ट्रेडर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस नहीं हो रही, जैसे कि कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लग रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है, इजीली एक्सेसिबल है सब कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 20 रुपीज़ में कोई फार्मर सेल कर रहा है पोटैटो को, तो ज़्यादा मार्जिन न लेते हुए ट्रेडर्स उसे कम दाम में ही बेचेंगे रिटेलर को, रिटेलर भी कम वैल्यू एडिशन करेगा और उसे कम दाम में कंज्यूमर्स को बेचेगा। सो ये प्राइस स्प्रेड की फिनोमिना कम होगी। नाउ अगला बेनिफिट ये है कि द हाईलाइट ऑफ द स्कीम इज the single point levy of market fees, that is on the first wholesale purchase from the farmer. Now जैसे कि ये एक पैन इंडिया मार्केट है, तो एक फार्मर को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मार्केट को एक्सेस करने का चार्ज पे करना पड़ेगा, और उसके वजह से वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर सिटी में अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेडर्स को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली इट विल फर्दर हेल्प इन फुलफिलिंग ड्रीम ऑफ वन नेशन एंड वन एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, तो ये वन नेशन और वन एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करेगा। नाउ टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट वेयर हाउसेस एंड कलेक्शन सेंटर्स सेटअप बाय फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये उस प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाता है।
जैसे कि फार्मर्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि फार्मर्स ने किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडर से कांटेक्ट किया और ट्रेडर ने कहा कि 2-4 दिन बाद मैं आके आपसे वो प्रोड्यूस लूँगा, तो दे हैव ऑप्शन टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन सम स्टोर हाउसेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। छोटे टाइम के लिए वो स्टोर करेगा, फिर उसके बाद वो उसे बेच देगा। सो इससे एक फायदा होगा कि जो वेयर हाउसेस हैं उनमें वो जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके डंपिंग ज़्यादा नहीं होगी। दैट मीन्स वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे, तो उससे जो वेयर हाउस की इफिशियंट वर्किंग है वो भी इंश्योर होगी। नाउ decongesting mandis and maintaining supply chains for of fruit and vegetables। सो जैसे कि आप जानते हो कि लेट्स फार्मर लेके आता है किसी एक मंडी में, और अगर उसे तत्काल ट्रेडर मिल जाता है तो वो इजीली वहाँ से ट्रेडर के पास जाएगा, फिर वो सामान रिटेलर के पास जाएगा और बिक जाएगा। सो इससे क्या होगा कि मंडी के जो वेयर हाउसेस होते हैं उसमें कंजेशन नहीं होगा, और जो सप्लाई चेन होता है वो मेंटेन रहेगा, ताकि फार्मर लाता है, फिर वो ट्रेडर परचेज करता है तत्काल, फिर उसे कंज्यूमर को देता है, तो इससे ये जो सप्लाई चेन है ये ऑलवेज मेंटेन रहेगा। So these are the benefits of ENAM, or you can say digitization process of agriculture marketing. Now issues क्या क्या है? So पहला इशू तो यही है कि जो मार्केट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट हैं, दे आर द गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। सो अगर ENAM आ जाएगा, so इससे इट विल बी अ ह्यूज सोर्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। Now second issue क्या है? This scheme considered intermediaries as villain, but sometimes intermediaries are considered as necessary evil because they perform few important tasks like collecting farm produce, saving logistics cost, making quick payments to farmers। और देखो ENAM के आने से ये एक फ़ायदा भी होगा कि इंटरमीडिएरीज हट जाएंगे। सो इंटरमीडिएरीज के से होने वाले एक्सप्लॉयटेशन भी खत्म हो जाएंगे, बट समटाइम्स इंटरमीडिएरीज परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। लाइक कोई फार्मर है, कोई मार्जिनल फार्मर है, वो एक इंटरमीडिएरी उस फार्मर को, लेट अस सपोज एक मार्जिनल फार्मर है, सो जो इंटरमीडिएरी होता है वो उसे कनेक्ट करवाता है एक ट्रेडर से, और उसे तत्काल पेमेंट भी करवाता है समटाइम्स। सो so intermediaries are always considered as necessary evil because they perform few important tasks like collecting farm produce, saving logistic cost, making quick payments to farmers, etc. Since 85% farmers are marginal with low digital literacy, yes, it's difficult for them to understand the complexity of ENAM. Now, ENAM is a complex thing. That means online किसी ट्रेडर से बार्गेन करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना. So these are the very complex phenomena which a marginal farmer who has a little chunk of land जिसमें कि वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने के लिए, फिर उसे थोड़ा बेचता है ताकि कुछ पैसे मिल सके, ताकि अगली फसल को उगा सके। सो उसके लिए बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा किसी ENAM में जाके, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके डील करना, और दे आर बेसिकली कंप्लीटली डिजिटली इलिटरेट। सो यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, यहाँ भी इंटरमीडिएरीज आ सकते हैं बीच में। हाँ, वो उस फॉर्म में नहीं, बट किसी डिफरेंट फॉर्म में तो इंटरमीडिएरीज आ ही सकते हैं, जो कुछ पैसे के लिए, 50 रुपये 100 रुपये के लिए उन्हें मिसगाइड करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन मेजर इशू इन ENAM। Since collection of fee sales taxes is minimal, so running such a huge technological environment is unrealistic. That means जो ENAM है इसका बेसिकली मोटिव ये भी है कि वो जो मार्केट सेस लगता है, जिससे कि हमने बात की ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो वो उसे एलिमिनेट कर देता है। अगर अब वहाँ पे अगर वो इनकम नहीं होगी तो वो एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करो, हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर्स प्रोवाइड करो, सो देर आर डिफरेंट infrastructural requirement which was necessary for running a ENAM platform. So agar without withdrawing any market cess or fee, it's totally unrealistic to perform those kind of activities. So it's also a major issue in ENAM. Now fifth one is ENAM is not like Amazon or Flipkart, delivering a small sample and taking away if consumer are not satisfied. So ये भी एक इशू है कि ENAM को
अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अमेजोन और फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कोई एक छोटा सा कमोडिटी, कोई शूज़ हो गया या फिर कोई कॉस्मेटिक थिंग हो गई, वो आपने मंगाया, उस आपको पसंद नहीं, आपने वापस कर दिया। बट अगर ई नैम्स के थ्रू एक्सेसिव ई कॉमर्स हो रहा है, सो इसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो छोटा तो होगा नहीं, इट्स अ लार्ज, इज अ ह्यूज सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो उसको बार बार ले जाना और वापस ले आना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये भी एक इशू है ई नैम में। नाउ नाउ हम लोग बात करेंगे अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हुआ? सो पहले क्या होता था कि एक फार्मर था, वो एपीएमसी मार्केट में जाता था और अपने सेल को प्रोड्यूस करता था, अपने प्रोड्यूसर्स को सेल करता था, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बट उसमें क्या होता था कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन होता था और उसे पर्याप्त, उस अपने प्रोड्यूस के लिए पर्याप्त मनी वापस नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण उसकी इनकम डिक्लाइन होती थी और उसे अगले प्रोड्यूस को उगाने में दिक्कत होती थी। बट गवर्नमेंट ने लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? नाउ सपोज करो कि एक फार्मर है जो आलू उगाता है अपने खेतों में, पोटैटोस, ही इज यूज्ड टू ग्रो पोटैटोस। और क्या होता है कि मैकडोनाल्ड जो कंपनी है, मैकडी है या फिर बर्गर किंग जो भी है, वो इस किसान के पास आती है और कहती है कि मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करूंगा, बट आपको एक सर्टेन अमाउंट और एक सर्टेन क्वालिटी के पोटैटोस हमको हर मंथ में प्रोवाइड करने हैं, और कैन से हर 2 या 3 महीने में एक बार आपको प्रोवाइड करने हैं, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे देन आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी या फिर हम डिनाई कर देंगे आपके सामान को लेने को। सो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दैट मीन्स वो मार्केट में जाने से पहले ही किसी कंपनी ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपके प्रोड्यूस को पूरा ले लेंगे, आपको बस यही उगाना है, आप हमारे लिए ही उगाएंगे, आप कहीं बाहर नहीं बेच सकते उस चीज़ को। सो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दैट मीन्स सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स एंड बायर्स। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? मेक्स स्मॉल स्केल फार्मिंग competitive. Small farmers can access technology, credit, marketing channels and information while lowering transaction cost. That means अगर कोई छोटा भी फार्मर किसी एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कंपनी उसे लोन प्रोवाइड करेगी, उसे टेक्नोलॉजीज देगी, सो जिसके थ्रू उसके लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना बहुत ईजी रहेगा और इसके चलते मार्केट में और कंपटीशन बढ़ेगा। Now, the another benefit is assured and diverse market for their produce at their doorsteps. इसका मतलब ये क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि कोई एक फार्मर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के किसी एक पर्टिकुलर मंडी में जाकर ही अपने सामान को बेच सकता था। दैट मीन्स his market, or you can say to selling his produces, the market was limited. उसे एक किसी फिक्स मार्केट में ही जाना था। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। लेस आ सकती है, बर्गर किंग आ सकता है, मैकडी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी एक कोई लोकल बर्गर की शॉप है, या फिर लेट अस सपोज कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, कोई फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कंपनी है। सो उनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये मार्केट डाइवर्सिटी बढ़ती है और ये कंपनियां उनके डोर स्टेप पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। नाउ फार्मर विल इंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, thereby eliminating intermediaries resulting in full realization of prices. तो यहाँ पे अगर कोई कंपनियां फार्मर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो प्राइस की, पैसे की बात डायरेक्टली होगी, तो बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आएगा। सो इससे फायदा ये होगा कि उनको बेटर प्राइस मिलेगी सेम अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस के लिए। नाउ इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ऐसा कैसे? अगर उसे बेटर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे प्रोड्यूस होंगे और प्राइस तो पहले से ही फिक्स है, तो वो कंपनियां आके ये फार्म से ही उसे उठा ले जाएंगी। तो उस फार्मर को अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाके किसी वेयर हाउस में चार्ज दे के स्टोर नहीं करना होगा और कंपनियां उसे उसके डोर स्टेप से ले जाएंगी और उसे बेटर प्राइस दे कर जाएंगी। नाउ इट ऑल्सो इंश्योर हायर प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट इन कैश एंड और काइंड एंड टेक्निकल गाइडेंस टू द फार्मर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंपनियां पैसे भी देती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी देती हैं। अगला बेनिफिट है इन केस ऑफ एग्री प्रोसेसिंग लेवल,
It ensures consistent supply of agriculture produce with quality at right time and lesser cost. That means अगर कोई एग्री प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कि कोई टोमेटो केचप बनाने की यूनिट है, तो अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, तो उसे कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ कमोडिटी मिलती रहती है, जिससे कि वो प्रोसेसिंग सेक्टर फ्लरिश होता है और जिससे टोमेटो केचप के दाम मार्केट में कम होते हैं. सो इसका मतलब यही हुआ. नाउ व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? ऑब्वियसली इश्यूज भी होंगे कुछ. सो लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल टू अल्टरनेटिव बायर्स व्हेन प्राइसेस इंक्रीज. नाउ नाउ सपोज करो आज 2020 में, लेट अस सपोज पिछले साल किसी कंपनी ने एक फार्मर से पोटैटो के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 20 रुपए पे पर केजी के हिसाब से आपसे पोटैटोस लेंगे अगले 2 सालों तक, लेट अस सपोज. बट क्या होता है कि 6 महीने बाद मार्केट में पोटैटो के दाम 50 रुपीज़ के जी के ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं. ना अब उस सेलर के पास, उस फार्मर के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, उसे 20 रुपए में ही उस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोटैटोस बेचने पड़ेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ पॉसिबल डिलेस इन पेमेंट्स एंड लेट डिलीवरी ऑफ इनपुट्स. इसका मतलब क्या भाई? इसके लिए मुझे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा. जैसे जो सीड इंडस्ट्रीज होती हैं, सीड कंपनीज होती हैं, तो क्या करती हैं, वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आप सीड हमें ले आकर दीजिए. तो जब वो सीड ले जाके कंपनी को देते हैं, तो सीड के वैल्यू का 30% वो उन्हें तत्काल दे देती हैं. बट जो 70% वैल्यू होती है, वो मिलने में उन्हें ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम लग जाता है. ऐसा इसलिए बिकॉज 90 डेज तक उस सीड क्वालिटी चेकअप्स होते रहते हैं उस कंपनी में. सो इसका मतलब यही हुआ, पॉसिबल डिलेस इन पेमेंट्स एंड लेट डिलीवरी ऑफ इनपुट्स. नाउ रिस्क ऑफ इंडेटनेस फ्रॉम लोन प्रोवाइडेड बाय द बायर. नाउ अगर मान लो किसी ने पोटैटोज ग्रो किए और किसी और एक्सटर्नल रिस्क लाइक इन्वायरमेंटल रिस्क के चलते वो पोटैटोज खराब हो गए और उस कंपनी ने उन्हें लाखों रुपए का लोन दिया उस पोटैटो को उगाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट में वो रिस्क सारा फार्मर के ऊपर ही है, तो ऑब्वियसली उसे इंडेटनेस को फेस करना पड़ेगा. उस लोन को रीपे करने में ही इज टोटली अनेबल. नाउ इन्वायरमेंटल रिस्क फ्रॉम ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप. दैट मीन्स अगर पोटैटो की ही कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अपने खेतों में अगले 5 साल तक केवल पोटैटो ही उगाएगा. सो पोटैटो उगाने से क्या होगा कि जो मोनोक्रॉपिंग जो कल्चर आएगा, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल रिस्क लाइक न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के होते हैं वो डिक्लाइन करेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि मल्टीपल क्रॉपिंग करने से वीड्स पेस्ट अटैक का रिस्क होता है, वो भी डिक्लाइन होता है. वीड ग्रोथ भी डिक्लाइन होता है, जिसकी वजह से इफ़िशियंसी बढ़ती है और द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड इंक्रीजेस. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. ये इसके वजह से, मोनोक्रॉपिंग की वजह से ये इन्वायरमेंटल रिस्क फार्मर्स को फेस करना पड़ता है. नाउ अनइक्वल बार्गेनिंग पावर बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स. ऑब्वियसली फार्मर्स आर स्मॉलर एंटिटी एंड अगर मैगडी आती है तो मैगडी काफ़ी बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है. सो बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली इक्वल नहीं रहेगी बिकॉज दे हैव मल्टीपल लीगल एंड इकोनॉमिकल असिस्टेंस. बट ये फार्मर है वो अकेला रहेगा, वो इट्स ए स्मॉल पर्सन, इट्स ए स्मॉल यू कैन से इंस्टीट्यूशन. No, because of low literacy in farmers, they are unable to understand the complexity of contracts and hence there could be informational asymmetry. जैसे कि farmers जो होते हैं वो most of the time they are not that much expert in legal processes, और कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो कोई बड़ी कंपनी लीगल लूप होल्स को यूज करके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, और दे आर टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट because they are not that much literate to know that tricks and leaks in that particular contract. So ये भी issues आते हैं. Now government ने अभी पास किया था Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020, जिसे फार्म एक्ट में एक एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्रिएट अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ buyer before the production or rearing of any farm produce. So ये जो फार्म एक्ट आया था जो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, लेट मी राइट इट हियर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020. सो एक नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है.
अभी तक कोई नेशनल फ्रेमवर्क नहीं था। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर फॉलो करना है तो हर स्टेट का, हर एक रीजन का अपना अलग अलग नॉर्म्स थे, अलग अलग तरीके थे। बट ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एक मॉडल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि हाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ना इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सो फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर प्रायर टू द प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस। दैट मीन्स अगर कोई प्रोडक्शन होने वाला है उसके पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नाउ प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। सो जो प्राइस मिलने वाला है फार्मर को, कंपनी देगी प्रोड्यूस के बाद में, और द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स उस प्रोड्यूस का, उस सामान का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो प्रोसेस, जो प्रोसेस है कि दैट मीन्स ये चीज़ें अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इतने पैसे जुड़ेंगे, अगर क्वांटिटी ऐसी रहेगी तो इतने पैसे जुड़ेंगे, अगर आप टाइमली देंगे तो इतने पैसे हम आपको और देंगे। सो ये जो प्रोसेस है वो भी उसमें डिटरमिन होना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। नाउ नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ फार्मर फॉर रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज। नाउ सपोज कि अगर फार्मर की फसल खराब हो जाती है अब, तो उसके लैंड पे कोई एग्रीमेंट नहीं साइन होगा। दैट मीन्स कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने लोन को लेने के लिए उस फार्मर से उसका लैंड ही छीन ले, ऐसा नहीं होगा। देर आर देर आर डिफरेंट कमिटीज आर गोइंग टू सेट अप फॉर डिस्प्यूट रेड्रेसल। तो इसके बारे में भी इस एक्ट में दिया हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट डीप टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ व्हाट आर द फियर ऑफ फार्मर्स, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग? सो corporatization of agriculture, that is in future corporates will dominate with the terms and conditions. So जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पंजाब में जियो के टावर्स को हटाए जा रहे हैं। सो फार्मर्स आर क्वाइट एंग्री विथ रिलायंस बिकॉज ऐसा उनके अंदर वॉट एवर इट्स मिस इन्फॉर्मेशन और क्या है, बट दे आर थिंकिंग लाइक आगे चल के ये जो सप्लाई चेन का जो होल इंफ्रास्ट्रक्चरल और यू कैन से जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो हैंडल करती हैं, वो जो कंपनियां हैंडल करती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एक्वायर कर लेंगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अगर लेट अस सपोज कोई जियो कंपनी, जियो मार्ट का की सर्विस आई थिंक दिल्ली और बड़े सिटीज़ में अवेलेबल हो गई है, तो अगर जियो मार्ट किसी एक स्मॉल फार्मर के पास जाता है कि आप अपने प्रोड्यूस को हमारे पास ही देंगे, सो ऑब्वियस सी बात है कि दैट फार्मर विल बी अंडर प्रेशर और जियो के सामने उसकी बार्गेनिंग पावर एकदम लो हो गई। सो यही एक फियर है कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है फ्यूचर में। नाउ इन्वायरमेंटल रिस्क विच मेक फार्मर्स वल्नरेबल, दैट मीन्स अगर मोनोक्रॉपिंग ही होगी तो उससे इन्वायरमेंटल रिस्क होगा। दैट मीन्स उनके फार्म की जो न्यूट्रिएंट पावर होगी वो डिक्लाइन करेगी। सो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये चीज़ को फार्मर्स को ही फेस करना पड़ेगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। फार्मर्स आर डिमांडिंग फॉर लोकल लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विथ प्रॉपर लीगल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एज दे आर पुअर एंड इलिटरेट। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने इस फार्म के इस एक्ट के अंदर एक कमेटी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया है कि जिसके थ्रू अगर कोई डिस्प्यूट है इनके बीच में तो उसको रेड्रेस किया जाएगा। तो फार्मर्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि वो जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो लोकल लेवल पे हो। दैट मीन्स उनके फार्म के ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लेवल पे हो। और जो लीगल असिस्टेंस है, जो वकील वगैरह का जो असिस्टेंस है, जो मॉनेटरी असिस्टेंस हो, सो वो सब गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे। सो दीज आर द फीचर्स एंड इश्यूज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 which is a act under Farm Act 2020. Now we'll discuss about agriculture produce committees, APMC marketing committees. So APMC market committees है क्या? सो बेसिकली ऐसा सपोज करो कि कोई एक स्टेट है, ये स्टेट है, यहाँ डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो इन मार्केट को जो रेगुलेट करती हैं, जैसे कि इसमें चार्जेस कितना फार्मर्स को पे करना पड़ेगा, कौन कौन से ट्रेडर्स, जैसे ट्रेडर्स को यहाँ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा के लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो वो किससे बनवाएंगे? तो इस एपीएमसी मार्केट का दायरा कितना होगा, इसमें ट्रेडिंग का टाइम कितना होगा, वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करेगा। सो ये सारे मैटर्स को एपीएमसी कमेटी देखती है। और यू कैन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी इन सब चीज़ों को देखती है। सो एपीएमसी आर स्टैट्यूटरी मार्केट कमिटीज अंडर एपीएमसी एक्ट।
constituted by state government for trade in certain notified agricultural, livestock products, horticultural products. Notified means गवर्नमेंट हर सीजन के पहले नोटिफाई करती है कि इन कमोडिटीज़ का प्राइस क्या है, जैसे धान का कितना रहेगा दाम, वीट का कितना दाम रहेगा. सो दीज आर नोटिफाइड एग्रीकल्चर, जिसको आप एपीएमसी मार्केट में जाकर सेल कर सकते हो. नाउ इसका प्रोसेस क्या होता है. सो फार्मर जो होता है वो एपीएमसी मार्केट में जाता है जहाँ कमीशन एजेंट्स होते हैं. सो वो जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो फार्मर को उनके ट्रेडर से मिलवाता है, और ट्रेडर जो होता है फिर ट्रांजैक्शन होता है. ट्रेडर इनको फार्मर्स को पैसे देते हैं और फार्मर्स उनको प्रोड्यूस देते हैं, और जो ट्रेडर होता है वो रिटेलर और होलसेलर को बेचता है, और होलसेलर्स के थ्रू कंज्यूमर्स को जाता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नाउ व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन, क्योंकि इशूज हैं तभी तो गवर्नमेंट ने फार्म एक्ट को लाया, फार्म एक्ट में एपीएमसी मार्केट को रिफॉर्म को लाया है. सो व्हाट आर द इश्यूज. सो इश्यूज हैं मोनोपोली ऑफ एपीएमसी मार्केट, restrict better price realization for farmers, and thereby consumer have to pay much higher prices. That means monopoly है APMC markets का. That means farmers are compelled to go to this APMC market and sell their produce only here. So जिसके वजह से उन्हें better price नहीं मिल पाता, because जो यहाँ पे traders, let us suppose ये APMC मार्केट है, ये कंज्यूमर्स हैं, ये फार्मर्स हैं. अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं और इंटरमीडियरीज हैं, दैट मीन्स जो कमीशन एजेंट्स हैं, वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं. दैट मीन्स कि मान लो ये 4 हैं, ये 3 इंटरमीडियरीज, दैट मीन्स कमीशन एजेंट है, और 3 ट्रेडर्स हैं. इन्होंने आपस में मिल के बना लिया कि अगर कोई भी फार्मर आता है, कोई भी किसान आता है इस मंडी में, तो और किसी के पास भी जाता है, और मान लो वो आलू को बेचना चाहता है, तो अगर वो किसी के पास जाए, तीनों में से किसी के पास भी जाएगा, हम 3 ही रुपए देंगे पर केजी उस फार्मर को. सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ओनली 3 रुपीज पर केजी टू दैट फार्मर. तो होता क्या है कि दैट फार्मर इज टोटली हेल्पलेस, बिकॉज वो अपने प्रोड्यूस को कहीं और सेल तो कर नहीं सकता. सो दे आर हेल्पलेस टू सेल देयर प्रोड्यूस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस इटसेल्फ. वो और कहीं बेच नहीं सकते, तो उन्हें कम पैसे में ही अपने सामान को बेचना पड़ता है. सो ये दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इन एपीएमसी मार्केट. और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट ने ये फार्म एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस को लाया है, पास किया है. और यही एक रीज़न है कि पंजाब और हरियाणा और वेस्ट यूपी में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज हैं, जो क्या कहते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, दे आर वेरी प्रोमिनेंट, और उनका जो घर बार होता है, देयर लाइवलीहुड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अगर एपीएमसी मार्केट के प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा, दैट मीन्स अगर एपीएमसी मार्केट भी रहेगी और एक प्राइवेट मार्केट को भी खोलना अलाउड कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली फार्मर प्राइवेट मार्केट में जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग मोर प्राइसेस इन दैट पर्टिकुलर प्राइवेट मार्केट, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, प्राइवेट मार्केट है तो कंपटीशन भी रहेगा. सो इसके वजह से ये जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें मैक्सिमम लोग ये बीच के इंटरमीडियरीज हैं, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये भी एक रीज़न है. नाउ कार्टेलाइजेशन के बारे में बात ही किया. हायर फीस, रेंट फॉर शॉप कीप्स अवे द कंपटीशन. दैट मीन्स ये ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स और जो एपीएमसी मार्केट के ऑफिशियल्स हैं, वो आपस में ब्राइवरी वगैरह के थ्रू तमाम कार्टेल बना के क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो फी होती है उसको हाई कर देते हैं, ताकि बाहर के लोग, बाहर के ट्रेडर्स, बाहर के कमीशन एजेंट्स में आके रजिस्टर ना कर सके. सो इसकी वजह से कंपटीशन भी बाहर दूर रहता है, कंपटीशन मार्केट में नहीं आ पाता. नाउ फार्मर्स हैव टू पे कमीशन, मार्केटिंग फी, एपीएमसी सेस which push up costs. Apart from this, many state impose value added taxes. That means जो फार्मर को होता है कमीशन भी पे करना होता है, इंटरमीडियरीज को मार्केटिंग फी भी चार्ज करनी होती है, वेयर हाउसेस होते हैं, अगर उसे अपने सामान स्टोर करने हैं तो वेयर हाउस के चार्ज पे करने होते हैं. सो इस कारण से जो प्राइस होता है उनके कमोडिटीज़ का वो बढ़ जाता है. सो ओवरऑल कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पे करना पड़ता है. सो समटाइम्स एजेंट ब्लॉक द पेमेंट फॉर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस एंड समटाइम्स रिफ्यूज टू गिव पेमेंट स्लिप. Hence farmer end up losing loan facility. So अगर कोई फार्मर है, वो किसी वेयर हाउस में, किसी मंडी अपने सामान को बेचने के लिए स्टोर किया, तो उसे एक रिसीट मिलती है, जिस रिसीट को बैंक में ले जाके
लोन फैसिलिटी ले सकता है, बट समटाइम्स जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो स्लिप नहीं देते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन एपीएमसी मार्केट, दीज आर द मेजर इश्यूज इन एपीएमसी मार्केट्स. नो रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए हैं एपीएमसी मार्केट में. सो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003. सो ये काफ़ी पुराना है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्ट. मॉडल है, मॉडल हियर यहाँ पर भी मॉडल ही है. मॉडल मीन्स जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड अ मॉडल जिसके बेसिस पे स्टेट कैन मेक लॉस और मेक एक्ट, डिफरेंट एक्ट. सो मॉडल एग्रीकल्चर एग्री प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2018 भी आया. ये बेसिकली ई नैम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था. और इस बार आया है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020. सो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ये मॉडल एपीएमसी एक्ट के बारे में कि मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 प्रोवाइडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस. The farmers could sell their produce directly to the contract sponsors or in market set up by private individuals. So private individuals को भी बेच सकते थे farmers. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी सपोर्ट किया गया था, बट बेसिकली ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और दैट वाज नॉट दैट मच यूजफुल फॉर फार्मर्स. तब आया फिर मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट. सो इसके फीचर्स क्या क्या थे. सो इट अलाउड प्राइवेट होलसेल मंडीज टू फंक्शन. दैट मीन्स ये गवर्नमेंट मंडीज और प्राइवेट मंडीज को भी अलाउ किया. अलाउड कोल्ड स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट्स टू एक्ट एज अ होलसेल यूनिट्स. दैट मीन्स अगर कोई कोल्ड स्टोरेज चला रहा है तो उसको भी होलसेल में परचेज करना अलाउड नहीं है किसी फार्मर से. सो इस एक्ट ने इसको अलाउ कर दिया कि हाँ एक कोई किसान है वो जाके डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज में अपने सारे सामान को दे सकता है. allow direct sale by farmers to retailers. To implement this clause government brought model contract farming act. जैसे कि हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2018 भी आया था जिसमें कोई पर्टिकुलर फार्मर डायरेक्टली किसी एक रिटेलर से एग्रीमेंट करके वो बेच सकते अपने सामान को. दिस एक्ट पुट अ कैप ऑन मंडी चार्जेस ऑफ 1% फॉर फूड ग्रेन्स एंड इट्स फॉर पेरिसेबल आइटम्स फॉर 2% फॉर पेरिसेबल आइटम्स. सो ये जो एक्ट था इसने मंडी चार्जेस जो लगती हैं उस पर भी कैप लगा दिया कि फूड ग्रेन अगर होता है राइस, वीट, बार्ले, इसके लिए 1% मंडी चार्जेस लगेंगे. और जो पेरिसेबल आइटम्स होती हैं जैसे कि पोटैटोस हो गई, मैंगोस, फ्रूट्स हो गए, उसके लिए आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा. बट बेसिकली ये भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इट वॉज अ काइंड ऑफ फेलियर. देन गवर्नमेंट इस बार लाया है गवर्नमेंट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020. सो इसके फीचर्स क्या क्या हैं आपने तो काफ़ी हद तक इसके बारे में पढ़ा भी होगा और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि व्हाट इज़ द फार्म एक्ट 2020, क्या क्या इशूज़ हैं. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली एवर. अगर पूछना भी होगा तो 1-2 सालों बाद कभी पूछ लेगी. सो विल टॉक अबाउट इट वेरी ब्रीफली. So it promotes barrier-free interstate and intra-state trade outside the premises of market run by APMCs. तो ये कहता है कि APMC में सामान को बेचना अलाउड अब कंपलसरी नहीं रहेगा, आप बाहर भी जाके किसी दूसरे स्टेट में भी जाके आप अपने सामान को बेच सकते हैं. इट प्रमोट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग विच विल इंश्योर बेटर प्रोड्यूसर कंज्यूमर कनेक्ट एंड बैलेंस द सरप्लस एंड डेफिसिट एरिया. नाउ आप मान लो कि महाराष्ट्र में प्याज के दाम काफ़ी कम है क्योंकि प्याज की सप्लाई अच्छी है, बट यूपी में प्याज के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लाई कम है. तो अगर किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आदमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से सामान इजीली मंगाया जा सकता है उस एरिया में. सो ये भी फ़ायदा होगा. इट प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फीस सेस एंड लेवी ऑफ एनी चार्जेस ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स फॉर ट्रेड इन आउटसाइड ट्रेड एरिया. सो गवर्नमेंट ने ये भी प्रोहिबिट कर दिया है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मार्केट फीस और सेस ले सकती है फार्मर्स से, नहीं ले सकती. सो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर स्टेट गवर्नमेंट, a form of revenue. The act will help create one India one agriculture market concept. So एक hypothetical concept गवर्नमेंट जो अचीव करना चाहती है और so you can say ideal concept है. So ये इंश्योर करेगा. These are the features. Major concerns क्या क्या हैं. So exploitation by big traders. That means कोई प्राइवेट मंडी है, मान लो यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं तो इनके थ्रू फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है. स्पेकुलेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट अबाउट अबॉलिशिंग एमएसपी. होता क्या है कि गवर्नमेंट पहले नोटिफाई करती है कि इन कमोडिटीज़ का ये प्राइस है और फार्मर्स को इतना मिलेगी और किसी कुछ सेट ऑफ कमोडिटीज़ के वो प्राइस फिक्स कर देती है एमएसपी पे कि इतना मिलेगा, मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा.
तो हो सकता है फार्मर्स को ये भी लग रहा है कि हो सकता है आगे चल के अगर प्राइवेट मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो गवर्नमेंट एमएसपी को हटा दे। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिटरेसी ऑफ फार्मर्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है रिमोट एरियाज में, और फार्मर्स की लिटरेसी भी इज अ मेजर इशू। नाउ लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट और गोइंग टू लूज a huge amount of money, huge amount of revenue because of this prohibition of state government from levying any market fees. So these are the major concern and these are the features which we discuss. Now, what are the way forward about whole agriculture marketing and APMC markets? So Niti Aayog has identified key reforms required in state APMC acts. So नीति आयोग ने कुछ टाइम पहले एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क दिया था कि इसके थ्रू रिफॉर्म्स हो सकते हैं एपीएमसी मार्केट्स में और टोटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। सो वो रिफॉर्म्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो प्रोविजंस फॉर ई ट्रेडिंग, यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस एंड ए सिंगल पॉइंट लेवी और मार्केट फीस, जैसे कि इस बार ये ला दिया गया है कि एक सिंगल पॉइंट से ही आपको अपने सारे मार्केट फीस को पे करना होगा, आपको जगह जगह पे करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक लाइसेंस लेंगे और उस लाइसेंस के थ्रू आप थ्रू आउट एपीएमसी मार्केट्स में, पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में उसी एपीएमसी मार्केट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ सेट अप मार्केट्स इन द प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट मंडीज एंड डायरेक्ट मार्केटिंग टू रिड्यूस द इंटरमीडियरीज, और दैट मीन्स प्राइवेट मंडीज को भी स्टैब्लिश करिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दीजिए ताकि इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट किया जा सके। स्टेट्स एडवाइज टू रिलैक्स द फेलिंग एंड transit rules for tree grown by farmers on their own land to encourage agroforestry. That means आप हरे पेड़ों को काट नहीं सकते, इसके कारण इसके लिए स्टेट का रेगुलेशन होता है। बट नीति आयोग ने भी कहा है कि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है तो जैसे कि क्या होता है कि गांव में किसान क्या करते हैं, अगर यहाँ पैडी उगाया है तो यहाँ उसके मेढ़ों पे, मेढ़ बोलते हैं मेढ़ों पे कोई पेड़ उगा दिया, शीशम का पेड़ या फिर सागवान का पेड़, सो इसको प्रमोट करने की बात कहते हैं। फिर लिबरलाइज लैंड लीज मार्केट, land lease agreement. Niti Aayog has already brought up model land leasing law for the same. That means अगर कोई किसी के पास बड़ा चंक ऑफ लैंड है तो उसको लीज पे देता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट को या किसी फार्मर को, सो उसके रिफॉर्म्स की भी बात करता है। फिर टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आउट ऑफ एपीएमसी एक्ट। दैट मीन्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको एपीएमसी एक्ट से बाहर लाके उनके लिए एक सेपरेट कोई एक्ट बनाइए, कोई लॉ बनाइए और कोई मार्केट बनाइए जहां वो इजीली बेचा जा सके, ताकि मोस्टली दे आर पेरिसेबल आइटम्स। नाउ डीलिंग प्रोविजंस ऑफ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स। सो वो जो प्रोविजन होता है, एक प्रोविजन आता है जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रेमाइस में, एक पर्टिकुलर कोई ऑफिस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया कि जहाँ यहीं पे ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और कहीं नहीं होगा। सो इस प्रोविज़न को भी हटाने की बात करता है कि आप इसको अलाउ कर दीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेटफॉर्म से कहीं से भी फार्मर्स आके उसे एक्सेस कर सके और अपने ट्रेडिंग को रजिस्टर कर सके। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड, दीज आर द सॉल्यूशंस विच कुड बी ब्रॉट बाय अ गवर्नमेंट, like it is recommended by Niti Aayog. So these are the things which are basically which are very basic in agriculture marketing reform, which we must discuss because सॉरी बिकॉज देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्टली इस पे नहीं आएगा कभी भी। यू हैव टू अपडेट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विद न्यूज़पेपर्स एंड डिफरेंट रिफॉर्म्स, अपकमिंग रिफॉर्म्स। सो बेसिकली क्वेश्चंस उन दोनों को कोरिलेट करके ही आएगा। दैट मीन्स लेट मी गिव एन एग्जांपल कि व्हाट आर द क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्या क्या कमियां थी मॉडल एक्ट 2018 में जिसको गवर्नमेंट फार्म एक्ट के थ्रू फुलफिल करना चाहते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर यूपीएससी पूछेगी तो उसके सवाल आप उनके जवाब आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही दे सकते हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसको कोरिलेट करिए करंट अफेयर्स को, और तब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने पूरे इस पार्ट के इस एग्रीकल्चर के इस पार्ट ऑफ सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।